हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो ये है हमारे 22 मार्च के न्यूज़लेटर जर्नल एंड हम शुरू करते हैं अब। इंडियन इजरायली कोलैबोरेशन टेस्टिंग ओरल कोविड वैक्सीन। तो इंडियन और इजराइल ने कोलैबोरेट करके एक कोविड वैक्सीन टेस्ट किया है। इस वैक्सीन का नाम है ओरावैक्स। ये एक जॉइंट वेंचर है प्रीमेस एंड ओरामेड के बीच और ये एक ओरल वैक्सीन है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ओरल वैक्सीन होता है, एक पिल होता है जिसे हम खाते हैं, और एक दूसरा तरीके से हम कैसे वैक्सीन को लेते हैं वो होता है इंजेक्ट करने का तरीका। तो ये एक पिल है एंड प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हुए थे इस वैक्सीन के एनिमल्स पर, उसमें ये देखा गया था कि एक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज जो थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे और जिससे कि काफी अच्छा हद तक प्रोटेक्शन मिल रहा था। तो ये जो वैक्सीन कैंडिडेट है ये एक प्रोटीन बेस्ड वीएलपी है जिसे हम वायरस लाइक प्रोटीन बोलते हैं। ये वीएलपी क्या होता है? ये एक मल्टी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि मिमिक करता है ऑर्गेनाइजेशन और कन्फर्मेशन ऑफ ऑथेंटिक नेटिव वायरसेस। ठीक है, मतलब ये वायरस नहीं होता लेकिन वायरस को मिमिक करता है और ये काफी इफेक्टिव तरीका है। दिस वीएलपी इज वेरी इफेक्टिव in creating vaccines against disease such as human papilloma virus, hepatitis B, malaria and more। तो यहां पर क्या हुआ था कि जब ये प्रोटीन बेस्ड वीएलपी वैक्सीन जो है, ठीक है, यहां देखा गया कि यहां पे ट्रिपल प्रोटेक्शन मिल रही थी इस वैक्सीन से हमें वायरस के अगेंस्ट। तो इससे जो स्पाइक है, मेम्ब्रेन है और जो एनवेलप है प्रोटीन का, ठीक है, कोरोना वायरस का जो ये टारगेट कर रहा था स्पाइक, मेम्ब्रेन एंड एनवेलप कर रहा था प्रोटीन को ऑफ द कोरोना वायरस। नेक्स्ट टॉपिक, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जॉइंस एफर्ट्स टू ब्रिंग लॉ ऑन राइट टू हेल्थ। तो जयपुर बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसने एफर्ट्स जो उन सब ने मिलकर एक एफर्ट्स लिए हैं ताकि एक रोबस्ट लेजिस्लेशन बनाया जा सके राइट टू हेल्थ इन राजस्थान के लिए। की पॉइंट्स हैं, यहां पर बात की जा रही है एक स्टैंडर्ड सेट करने की ताकि जो डिलीवरी हो सर्विसेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की और मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड कराया जा सके जितना स्टेट में रिसोर्सेज है, और जो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट्स को, तो उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड्स सेट किए जा रहे हैं। राजस्थान में अभी स्टेट बजट प्रेजेंट किया गया था और उसी के अंडर ये अनाउंस किया गया था कि जो राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और साथ ही साथ इसमें राइट टू हेल्थ बिल जो है और WHO द्वारा जो प्रिवेंटिव, प्राइमरी एंड क्रिएटिव केयर है इसके लिए मेजर्स लिए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च है, उसने रिकमेंड किया है कि इन स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए ताकि जो भी स्टेट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो मैच किए जा सके राइट ऑफ पेशेंट से और सर्विस प्रोवाइडर से, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बने रहे और एक तालमेल बने रहे रिसोर्सेज में और जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके बीच में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है? अगर आपको पता है तो कमेंट में करके बताएं। एंड इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने सेट किया है, उसमें भी बात की जा रही है कि वहां पर भी चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है, ठीक है, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, और इस स्टेट बजट में ये प्रोविजंस लाए गए ताकि लॉ के साथ साथ एक न्यू मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ भी बनाया जा सके। सो इसकी जरूरत क्या थी, इस लॉ की जरूरत क्या थी? तो जो क्वालिटी है मेडिकल सर्विसेज का, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो तभी मेजर हो सकता है जब कोई स्टैंडर्ड सेट होगा, जब हम दिखा सकेंगे या हम देख सकेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं तो वो उसके इक्वल है कि नहीं है, जो रिसोर्सेज हैं
अवेलेबिलिटी है जो रिसोर्सेज की प्राइमरी और टर्शियरी लेवल पर, तो ये सब हमें स्टैंडर्ड सेट करने होंगे ताकि एक चेक एंड बैलेंस चलता रहे। एंड जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको और भी एनहांस करने की जरूरत है जब एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रीटमेंट होगा और सप्लाई ऑफ ड्रग्स होगा जब अचीव हो जाएगा। एंड यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है उसको भी इंश्योर करना है। द मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, तो ये एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम है जिसमें एलोकेट किए जाएंगे 3,500 करोड़ इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। और इससे क्या होगा, रीइंफोर्समेंट होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और इंश्योर होगी एक्सेसिबिलिटी सभी सिटीजन्स को। ये जो स्कीम है ये एक कैशलेस हेल्थ सर्विसेज स्कीम है जिसमें 5 लाख तक हर एक फैमिली को प्रोवाइड कराया जाएगा इलाज करने के लिए, और ये मई में लॉन्च होगी। तो ये स्कीम कैशलेस है, ये ध्यान रखना आप। ईरान डील कुड बी रेस्क्यूड बाय द IAEA, तो यूएस और ईरान के बीच में जो भी टेंशन चल रही है रिगार्डिंग ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और उसके अंदर जो भी गाइडलाइंस थे, तो यहां पे कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि ईरान का जो कॉम्प्लायंस है अंडर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वो ज्यादा जरूरी है, वो पहले आता है, या फिर लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस बाय द यूएस। तो IAEA का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। IAEA है क्या, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एम करता है, जिसका एम है प्रमोट करना पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि इसे ना ही मिलिट्री पर्पस और ना ही न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो टेंशन क्रिएट हो चुकी है ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान का एक एक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो वो हमेशा करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, और अभी जो यूएस और ईरान के बीच में टेंशन है जिसकी वजह से ईरान ने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया है और स्टार्ट कर दिया है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा बढ़कर शुरू कर दिया है करना। तो इससे एक टेंशन क्रिएट हो चुका है वेस्ट एशियन कंट्रीज में और यूएस में भी कि ये बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट ना कर दे। तो यहां पर यूएस ने काफी प्रेशराइज किया है ईरान को टू प्रपोज अ रेजोल्यूशन, मतलब एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में, जिसमें उसने क्रिटिसाइज किया ईरान को कि वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है विद JCPOA, और ये भी एलिज किया है कि IAEA के जो सेफगार्ड्स हैं उसे भी वायलेट किया जा रहा है। और रूमर्स ये भी है कि ईरान विड्रॉ भी कर सकता है NPT से। तो NPT जो है उसका जो मेंबर है ईरान था, लेकिन अभी उसने क्विट कर दिया है। और क्यों किया है, क्योंकि ईरान और बाकी कंट्रीज भी मानती हैं कि NPT एक डिस्क्रिमिनेटरी है बहुत ज्यादा, और ये एक ऐसी ट्रीटी है NPT जिसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंट करे स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन टेक्नोलॉजी और प्रमोट करे कोऑपरेशन को इन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इंडिया जो है NPT का मेंबर नहीं है, तो ईरान इसलिए भी इंडियन मॉडल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, क्योंकि इंडिया ने कभी NPT साइन नहीं किया है और उसके बावजूद एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बन चुका है इंडिया। तो यहाँ अभी ईरान जो है इंडिया की तरफ देख रहा है कि वो इनका ही मॉडल फॉलो करेगा, जिसकी वजह से उसे जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने में भी कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ इट कैन सीक स्पेशल डिस्पेंशन टू अवॉइड सीवियर सैंक्शंस। लेकिन अगर ईरान ने ऐसा किया तो उसे काफी ज्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है, जिसमें मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएस जो कंट्रीज है ये काफी ज्यादा टारगेट करती है ईरान को और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो ये एक टेंशन का माहौल है। अब IAEA का जो रोल हो जाता है JCPOA में वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। JCPOA जो है वो 2015 में लाया गया था इस डील को, जिसे हम ईरान डील भी बोलते हैं, और इसके तहत एक परमिसिबल लिमिट सेट की गई थी जिसके आगे एनरिच नहीं किया जाना चाहिए यूरेनियम ईरान में।
तो यहाँ पे एक फ्रेश नेगोशिएशंस की जो है वो बात की जाएगी कि स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें ईरान को रेस्ट्रेन करना है कि वो ज्यादा एनरिच ना करे यूरेनियम, जितना भी उनको लेवल दिया गया उससे ज्यादा ना करे, और एक न्यू अरेंजमेंट को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिससे इंश्योर किया जा सके कि ईरान जो है, ईरान की तरफ से भी जो है वहां पे ईरान पे सैंक्शंस जो है वो उसको हटाए जाएंगे। अब यूएस और ईरान के बीच में एक लॉस ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट है जिसे बिल्ड करना इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईरान का भी हमें देखना है और यूएस का भी देखना है। तो ईरान के सैंक्शंस हमें लिफ्ट करने हैं और साथ ही साथ जो यूरेनियम एनरिच किया जा रहा है ये भी इंश्योर करना है कि वो एक्सीड ना हो, लिमिट्स क्रॉस ना करे। ओके, सो आईएए एक टेक्निकल बॉडी है और इसके जो भी डेलिब्रेशंस होंगे वो टेक्निकल लेवल पर ही होंगे, और आईएए जो है वो रिपोर्ट करता है यूएनएससी को फॉर नेसेसरी एक्शंस, और इसके बाद वो एक जो नेसेसरी स्टेप है वो ये है कि आईएईए इंसिस्ट करेगा ईरान को कि वो इंप्लीमेंट करे एनपीटी को और उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। एक नया एवेन्यू ओपन होना चाहिए ईरान के लिए ताकि वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सके जो भी एनपीटी के तहत अलाउ किए जाने चाहिए या जाते हैं, और इससे क्या होगा, एक सर्टेन कंफर्ट लेवल आएगा। ओके, और एक ईरान के जो मेंबर्स है वो भी इसे सपोर्ट करेंगे ताकि एक न्यूक्लियर पावर जो है वो डेवलप कर सके ईरान विद अननेसेसरी रेस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आईएईए। आगे चल के और भी अपडेट्स आते रहेंगे तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हाउ टू ट्रीट अनपेड वर्क। जहां भी अनपेड वर्क की बात होती है वहां हमें डायरेक्टली वुमेन का दिमाग में ख्याल आता है, क्योंकि वुमेन जो है वो हर जगह एक डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत ज्यादा काम करती हैं और उनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन भी है अनपेड वर्क का, और जो भी डोमेस्टिक सर्विसेज वो करते हैं या जो भी बच्चों को पालना हो गया, उनका घर में जो भी कंट्रीब्यूशन है दैट इज अनपेड, और उसे किसी भी नेशनल डेटाबेस में भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनविजिबल है वो, एंड नेशनल पॉलिसीज में भी इनविजिबल है। तो ये जो अनपेड वर्क है इसको टाइम आ चुका है रिकॉग्नाइज करने का, ताकि वुमेन के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसको इंपॉर्टेंस दी जाए, और ये सोसाइटी जो है उसके पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको पता है कि औरतों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना कि उनके काम को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना कि आदमी या मर्द के एक काम को दिया जाता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी है कि उनको भी अप्रिशिएट किया जाए, उनके भी काम को जाना जाए कि हाँ वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये एक रूट कॉज है ऑफ द नॉर्म्स इम्पोज्ड बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटीज होती है, और ये जो अनइक्वल डिविजन है ऑफ अनपेड वर्क जो आदमी और औरत के बीच में है, ये काफी अनफेयर और अनजस्ट है, और इसकी वजह से औरतों को काफी बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है इक्वली जितनी की मर्दों को मिलती है, आदमी को मिलती है। सो ये जो आर्टिकल है ये फोकस करता है जो भी विमेन के ऊपर बर्डन है घर पर उसको कैसे कम किया जाना चाहिए, और ताकि विमेन और भी जगह पे पार्टिसिपेट कर सके, जैसे कि इकोनॉमी हो गया या और भी कोई सेक्टर है वहां पे जाके वो काम कर सके, एक ही काम या एक ही बर्डन उनके ऊपर ना आए। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके अंदर, तो रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा अनपेड वर्क को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और नेशनल डेटाबेस में एक साउंड टाइम यूज सर्वे आना चाहिए जिसे हम यूज कर सकते हैं, और ये नेशनल पॉलिसीज में भी काफी मददगार रहेगा। और हमें ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इनके भी कंट्रीब्यूशन को दिखाना है, औरतों के कंट्रीब्यूशन को दिखाना है, वो भी इकोनॉमी में बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं, और इससे क्या होगा कि जो बर्डन है अनपेड वर्क का वो कम होगा, और better infrastructure, shifting some unpaid work to mainstream economy and basic services जो होंगी वुमेन के लिए एक्सेसिबल होंगी, ये इससे इम्प्रूवमेंट होगी इन सब चीजों में। रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए काम को आदमी और औरत के बीच में, ताकि और ये इससे भी हो सकता है कि इंसेंटिव दिया जाए। अगर कोई आदमी शेयर करता है अपने घर का काम अपने वाइफ के साथ तो इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, अगर नहीं होता है तो डिसइंसेंटिव्स भी
करे जाने चाहिए ताकि दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल सके बाहर काम करने की या अपना कंट्रीब्यूशन देने की टुवर्ड्स इकोनॉमी। एंड ये जो मेजर्स हैं ये औरतों को काफी फ्री टाइम देंगे जिससे कि वो बाकी काम पर भी ध्यान दे सकती हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है अभी ये। तो अनपेड वर्क एंड इकोनॉमी, इसका अब हम रिलेशन देखते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्शन जो है, इट हैज टू इनकॉर्पोरेट दिस वर्क बाय एक्सेप्टिंग द हाउस होल्ड एज अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हाउस होल्ड को एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मानने की या इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत आ गई है। मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो अनपेड वर्क है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है प्राइवेट सेक्टर को, सब्सिडाइज करता है प्राइवेट सेक्टर को बाय प्रोवाइडिंग इट अ जनरेशन ऑफ वर्कर्स जो कि ध्यान रखते हैं वेयर एंड टेयर ऑफ लेबर का। जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली हमारे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा हम सबको पता है। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे ओल्ड लोग हो गए, सिक लोग हो गए, डिसेबल्ड हो गए, तो जो भी इनके ख्याल रखते हैं घर के लोग, तो एक तरह से वो भी गवर्नमेंट का भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अनपेड वर्क जो है वो एक प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड पब्लिक गुड भी है जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। इसलिए इस काम को आगे बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है इस वक्त कि इसे इंटीग्रेट किया जा सके विद द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, और जो पॉलिसीज है उसको इंप्रूव की जानी चाहिए जिससे जो प्रोडक्टिविटी है अनपेड वर्कर्स की उसे बढ़ाई जा सके, इंप्रूव की जा सके, जो बर्डन है अनपेड वर्क का उसे कम किया जा सके और इनके पोटेंशियल को टैप करने की बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है डेवलपमेंट में। Rising poverty. A recent Pew Research study report reveals increasing poverty in India and China in 2020. तो इंडिया और चाइना में काफी ज्यादा गरीबी इंक्रीज बढ़ रही है, ये देखा गया है 2020 में। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पेंडेमिक है, जो कोरोना वायरस आया है, उसने 7.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लेवल्स की तरफ धकेला है। और यहां पर चाइना में बस 10 लाख लोग जो हैं उनको ही असर हुआ है और वही गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है? तो ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी इंडिया में आ चुकी है पेंडेमिक की वजह से। जो लोअर इनकम पॉपुलेशन है उनको काफी इनकम लॉसेस देखने को मिला है जो भी लॉकडाउन हुए। और जैसा इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स, पॉलिसी इनिशिएटिव्स इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, स्पेशली प्री पेंडेमिक टैक्स कट्स जो थे, ठीक है, ताकि जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसे रिवाइव किया जा सके और ग्रोथ है उसको रिवाइव किया जा सके। तो ये बताया गया है और रिपोर्ट है ये बताती है कि जो बेनिफिट है फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के वो डिजायर्ड पर्संस को, जिनके लिए बनाए गए थे, उन तक नहीं पहुंची है। सो वापस से इन पॉलिसीज को असेस करने की जरूरत है। और ये कैसे पता चलता है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का जो रिकॉर्ड लेवल डिमांड है वो एक प्रूफ है कि यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हुई है। सो सजेशंस दिए गए हैं कि रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है जो केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं इंडिया में, अगर उनका डेटा जो है वो प्रॉपरली असेस नहीं किया गया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है। और जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेज हैं, जो भी यहाँ पे इन्फेक्शंस राइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का टेस्ट हो सकता है जिसे लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स बोलते हैं। ये भी बोला जा सकता है कि गवर्नमेंट का टेस्ट लेगी ये, ठीक है। जंक इन एफिशिएंसी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिसेंटली एक पॉलिसी अनाउंस की है जिसका नाम है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। और ये पॉलिसी 2022 से 2024 तक चलेगी, जिसके तहत 15 से 20 साल पुरानी जो गाड़ियां होती है उनको स्क्रैप करने की बात की जा रही है। और यहाँ व्हीकल्स जो है गवर्नमेंट के और जो पब्लिक सेक्टर के हैं वो स्क्रैप करना शुरू करेंगे अप्रैल 1, 2022 से। और उसके बाद
ये एक साल और लेगा टू आइडेंटिफाई जंक हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, तो कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं वो कितने हैं, 1.7 मिलियन कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो लैक करते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट को। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है गाड़ी का जिससे पता चलता है कि गाड़ी कितनी फिट है, इसका आगे चलकर ये कितना और अच्छा चल सकती है या फिर नहीं चल सकती, और ये एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा खराब करेगी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है वो और गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो 15 साल तक चलने के बाद उन्हें स्क्रैप करने की बात की गई है। और जो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं क्योंकि वो कम चलते हैं तो इसलिए उसे 20 साल का टाइम दिया गया है कि 20 साल बाद उसे स्क्रैप करना चाहिए। और अगर ये 15 और 20 साल बाद फिटनेस सर्टिफिकेट इनको नहीं मिला तो इन्हें डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, ये इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा हेल्प करेगा, पॉल्यूशन लेवल्स कम लेकर आएगा और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे और यहाँ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स भी मिलेंगी। सो चैलेंजेस क्या हैं, तो पहले तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। ये जो क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ऑटोमेटेड फिटनेस चेकिंग सेंटर्स हैं, मतलब फिटनेस करना गाड़ियों का, फिटनेस चेकिंग सेंटर्स कैसे सारे व्हीकल्स का फिटनेस करेंगी और सब कराएंगे भी या नहीं, तो ये काफी एक डिफिकल्ट टास्क है जो बिना स्टेट्स की हेल्प के नहीं हो सकता है। उसके बाद स्टेट्स जो हैं उनको भी सेंटर के साथ साथ बराबर काम करना होगा ताकि जो रोड टैक्सेस हैं और जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं उस पर कंसेशंस दिए जा सके। इससे स्टेट्स को घाटा होगा लेकिन इसमें उन्हें सेंटर का साथ देना होगा, देना चाहिए। और यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी काफी डील्स जो है वहां पे डिस्काउंट्स देंगे न्यू व्हीकल्स को। और सेंटर के लिए ये डिफिकल्ट टास्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेट ने हेल्प नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया तो ये स्क्रैपेज इज इम्पॉसिबल टू डू। सजेशंस दिए यहाँ पर, तो इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कोविड-19 से पहले जो शेयर था जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो 7.5% था जीडीपी के। एंड अभी डाउनस्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्यूल इंपोर्ट का जो बर्डन है वो भी इम्पोज हो रहा है। इट ऑल्सो इम्पोजेज अ फ्यूल इंपोर्ट बर्डन। तो सेंटर जो है सेंटर एक बैलेंस लेकर आना चाहिए सेंटर को, और यहाँ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराने चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को, जो भी व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ताकि जो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स बनाएगा उसे इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट होगा वो तो होना ही है, साथ ही साथ जो भी टैक्स पेयर्स हैं हमारे उनको हम सब्सिडाइजिंग इनएफिशिएंसी भी होगी उनके साथ। एंड इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग जो है, अगर ये हाई रेट्स ऑफ मटेरियल रिकवरी नहीं लेकर आते हैं, अगर पॉल्यूशन रिड्यूस नहीं होता है तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल होगा। एंड हमें यहाँ एयर पॉल्यूशन, माइनिंग और जो एनवायरनमेंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करना है। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और साथ ही साथ स्टेट और सेंटर को मिलकर साथ साथ ये काम करना होगा। प्रीलिम बाइट्स, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि एक सामान के बदले दूसरे सामान को एक्सचेंज किया जाता है। वहां पे कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं होता है, एक कोई भी चीज होती है। जैसे आपके पास चावल है, मेरे पास दाल है, तो हम ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। आपको दाल की जरूरत है, मुझे चावल की जरूरत है, तो ऐसा होता है बार्टर सिस्टम में। डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स जो है वो नहीं होते हैं, कॉमन यूनिट ऑफ अमाउंट नहीं होता है, जैसे कि आजकल रुपया चल रहा है। तो अहोम जनरल लचित बोरफुकन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली 17th सेंचुरी अहोम जनरल लचित बोरफुकन एक सिंबल ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भरता उन्हें बताया है। ठीक है, 1671 में बोरफुकन जो है उन्होंने अहोम्स को लीड किया था बैटल ऑफ सरायघाट में, जिसे ग्रेटेस्ट नेवल बैटल माना जाता है।
और ये विक्ट्री थी मुगल्स के ऊपर, मतलब मुगल्स को हराया गया था और उन्होंने असम को बचाया आउटसाइड फोर्सेस से विद हिज स्वदेशी स्ट्रैटेजी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोरफुकन जो है उन्होंने ब्रह्मपुत्रा को बहुत अच्छे से वाटर पावर जो है उसका इस्तेमाल किया और डिफीट किया फोर्सेस को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन, तो ये जो कैंपेन है ये वर्ल्ड वाटर डे पे लॉन्च की गई है, जो कि 22 मार्च 2021 को मनाई गई थी, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है ये कैंपेन। और इसके अंडर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में ये अंडरटेक की गई है कैंपेन को, और थीम क्या था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और यहाँ 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर 2021 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कंट्री में। और ये जन आंदोलन है, एक तरह का जन आंदोलन है, जिसके तहत वाटर कंजर्वेशन ग्रास रूट लेवल पे किए जाएंगे लोगों की पार्टिसिपेशन द्वारा। स्वर्णिम विजय वर्ष 2021, एज पार्ट ऑफ द स्वर्णिम विजय वर्ष 2021 सेलिब्रेशंस एट कोलकाता, इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया एक ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द हुगली रिवर, और यहाँ पे मैरीटाइम प्रावस को दिखाई गई है। जोरई ये एक बेल मेटल है, जो कि एक ट्रे होती है विद अ स्टैंड एट द बॉटम, और इसके ऊपर कवर हो नहीं हो ऐसा भी होता है। एंड यहाँ पे ये हर एक एसएमईज हाउस होल्ड में देखने को मिलता है। और इसका यूज क्या है कि इसे एक ट्रे की तरह यूज किया जाता है पूजा के दौरान, और या फिर तमाल पान की तरह इसे गेस्ट को दिया जाता है। और यहाँ ऑल्सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द जापी एंड गमोसा, ठीक है, किसी का आदर सत्कार करने के लिए भी इसे प्रेजेंट किया जाता है। जापी क्या है, एक कॉनिकल हैट है जैसा आप देख रहे हैं, मेड ऑफ बैम्बू एंड कवर्ड विद ड्राइड टोकू लीव्स। टोकू क्या एक पाम ट्री होता है जो कि रेन फॉरेस्ट ऑफ अपर असम में पाया जाता है। इसे किस लिए यूज करते हैं, ऑफिशियल फंक्शंस में यूज किया जाता है टू फैसिलिटेट गेस्ट, और फार्मर्स भी इसे कभी कभी यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्श वेदर, सन और रेन से, और जब भी वो खेतों में काम करते हैं तब। गमोसा एक क्लॉथ है जिसे असम में पहनते हैं, ये एज अ टाल भी यूज होता है, और पब्लिक फंक्शंस में इसे फेलिसिटेट भी किया जाता है डिग्निटरीज और सेलिब्रिटीज को। तो ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जोरई, जापी एंड गमोसा। 23 मार्च 2021, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021, तो लोकसभा ने पास कर दिया है ये बिल। इस बिल के फीचर्स क्या हैं, तो बिल जो है अमेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। ये बिल डिफाइन करता है गवर्नमेंट इन दिल्ली मीन्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड also it makes mandatory for the elected government in the national capital territory to take the opinion of the LG before any executive action। तो जो सेंटर और स्टेट, यहाँ जो सेंटर और दिल्ली के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो भी दोनों के बीच में मतभेद चलता है, जैसा हमको पता है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जो कि डायरेक्टली कंट्रोल में आती है सेंटर के, तो यहाँ पर हमेशा जो पावर होता है उसके लिए लड़ाई चलते रहती है। तो अब एक ऐसा प्रोविजन बना दिया गया है जिससे कि कोई भी एक्शन अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर लेना चाहे तो वो नहीं ले पाएंगे विदाउट दी कंसेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके सिग्नेचर के बिना या उनके मत के बिना कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। द बिल गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द Lieutenant Governor even in matters where the Legislative Assembly of Delhi is empowered to make laws। तो यहाँ पे अगर जो पावर्स असेंबली के पास है दिल्ली की, उस पावर्स में भी, उन मैटर्स में भी अब एलजी की अनुमति लेना बहुत जरूरी है। एंड एलजी जो है यहाँ पे इनको इंश्योर किया गया है कि नेसेसरीली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव her opinion before any decision taken by the Council of Ministers is implemented। तो यहाँ बिल ये भी बोलता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए जिससे कि मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो रूल लेते हैं वो भी बिना गवर्नर के अनुमति के नहीं लिए जाने चाहिए।
तो ये काफी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में ये काफी अफेक्ट करेगा बिल, और जो सेंटर और दिल्ली का जो गेम चल रहा है, जो भी पावर के लिए चल रहा है, वो उसमें काफी अफेक्ट होगा रिलेशंस में। इस अमेंडमेंट की जरूरत क्या थी? तो ये बिल जो है वो जो अस्पष्टता चल रही है सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, जो चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के बीच में अस्पष्टता चल रही है, और यहाँ पे जो गवर्नेंस है दिल्ली में उसको मोर अकाउंटेबल और एफिशिएंट बनाने के लिए इस अमेंडमेंट की जरूरत थी, ताकि पता होना चाहिए कि क्या प्रपोजल्स और क्या मैटर्स गवर्नर को सबमिट कराने हैं, ताकि उससे जो भी ऑर्डर इशू किए जाते हैं उससे पहले हमें गवर्नर को ये सबमिट कराना है और उनकी राय जाननी है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 44 जो है 1991 एक्ट का, उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था और कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि गवर्नर्स के पास कौन कौन से मैटर्स और प्रपोजल्स को सबमिट कराना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो है 1991, उसके अंडर मतलब दिल्ली जो है 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत और आर्टिकल्स जो हैं 239 AA और 239 BB ये इंट्रोड्यूस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बनाई जा सके विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट बहुत। और GNCTD Act was passed simultaneously to supplement the constitutional provision। तो इस एक्ट को साथ साथ पास कर दिया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसको सप्लीमेंट किया जा सके, एंड असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड था ये। और यहाँ पे पावर्स ऑफ असेंबली, डिस्क्रिशनरी पावर्स जो भी गवर्नर एंजॉय करते हैं वो, और ड्यूटीज जो थे चीफ मिनिस्टर्स के, वो आउटलाइन किए गए थे इस एक्ट में। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा ने पास कर दिया है, और ये बिल जो है अमेंड करता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 को। इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट को इंक्रीज किया गया है, जो अब 49% टू 74% हो चुकी है। अब FDI 49% टू 75% हो सकती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में। ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है एक फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंश्योरेंस बिजनेसेस, और साथ ही साथ रेगुलेट करता है रिलेशनशिप को, जो भी इंश्योरर है, पॉलिसी होल्डर है, शेयर होल्डर है और जो रेगुलेटर है उनके बीच में। साथ ही साथ ये एक्ट अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को होल्ड कर सकते हैं वो 49% ऑफ द कैपिटल इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, जिसका ओनर और जो कंट्रोल भी है वो इंडियन एंटिटी में ही होना चाहिए। वो इंडियन एंटिटी ही होनी चाहिए जो कि ओन करेगी और कंट्रोल करेगी कंपनी को। तो जो बिल है वो रिमूव करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। साथ ही साथ जो कंट्रोल है अगर वो फॉरेन कंपनीज को दिया गया है तो मेजॉरिटी जो डायरेक्टर्स हैं और जो की मैनेजमेंट पर्संस हैं वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होने चाहिए। तो जो इंश्योरर है उसको थोड़ा बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है असेट्स में करना होगा इस एक्ट के तहत, ताकि जब भी उनका इंश्योरेंस क्लेम लायबिलिटी जो है वो क्लियर किया जाए तो आसानी से हो जाए और सफिशिएंट हो ये एसेट्स क्लियर करने में उनके लायबिलिटीज को। और जो इंश्योरर है इज इनकॉर्पोरेटेड और डोमिसाइल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर इंश्योरर जो बाहर रहता है इंडिया से तो उसके जो एसेट्स हैं उसको इन ट्रस्ट एंड वेस्टेड विद ट्रस्टीज, जो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है वही उसके ट्रस्ट और ट्रस्टीज होने चाहिए। ये भी प्रोविजन बताया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और ये जो बिल है ये इसका एम है कि ये सॉल्व कर सके लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबिलिटी इश्यूज को इंश्योरेंस सेक्टर में। तो बिल जो है एड्रेस करेगा हाई सॉल्वेंसी फंड रेशो को इस सेक्टर में, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्ट्रेस हुआ है। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर फर्म्स को हेल्प करेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है उनको अपने खुद जो मनी है उसको रेज करने के नए तरीके ढूंढने होंगे। और इसमें बिल जो है ये सेफगार्ड करती है जो भी प्रॉफिट आता है थोड़ा बहुत, ताकि वो इंडिया में ही इन्वेस्ट किया जाए।
कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इन्होंने एक साइन किया है अग्रीमेंट ऑन कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो ये कंट्री का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि ये फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है और कैन बेतवा को यहाँ पे इंटरलिंक किया जाएगा रिवर्स को। और ये काफी टाइम से रुका हुआ प्रोजेक्ट था, काफी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था, जिससे कि बताया जैसे मैंने कि इंटरलिंक किया जाएगा रिवर को और इरिगेट किया जाएगा वाटर डेफिशिएंट बुंदेलखंड रीजन को, जो कि दोनों स्टेट्स में फैली हुई है ये रीजन। एंड साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इन रिवर से इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस करने की बात भी की जा रही है। एंड प्रोजेक्ट जो है इसमें जो सरप्लस वाटर है हमारे कैन रिवर में मध्य प्रदेश में, उसको बेतवा रिवर तक पहुंचाना है उत्तर प्रदेश के और इरिगेट करना है 3.64 लाख हेक्टेयर्स इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ बोथ स्टेट्स। मतलब एक जगह बहुत पानी है और एक जगह नहीं है, तो ये हमें दोनों तरफ एक बैलेंस बना के चलेंगे और ये बहुत मददगार साबित होगा इरिगेट करने में बुंदेलखंड रीजन को। सो ये प्रोजेक्ट जो है 77 मीटर टॉल है। इसमें 2 किलोमीटर वाइड एक धौडाम डैम बनेगा, ठीक है, जो कि 77 मीटर टॉल होगा और 2 किलोमीटर वाइड होगा और एक 230 किलोमीटर कैनाल भी बनेगी। तो प्रीलिम्स के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, तो कैन और बेतवा जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट होते हैं एमपी में और ट्रिब्यूटरीज है ये यमुना की। कैन यमुना से मिलता है इन बंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड जो बेतवा है उससे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। राजघाट, परिचा एंड मटाटिला डैम्स जो हैं वो बेतवा रिवर के ऊपर हैं एंड कैन रिवर जो है वो पास करती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इन्हें याद कर लेना। यूके टू अनवील ग्लोबल फोकस इन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान्स। तो यूके गवर्नमेंट जो है वो अपना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान को अनवील करेगी बहुत जल्द और ये एक लॉन्ग अवेटेड प्रपोजल है इनका, जिसकी डिटेल एक रिपोर्ट में आई है। नाम है डिफेंस इन अ कॉम्पिटिटिव एज एंड ये काफी ज्यादा फोकस करती है ऑन बूस्टिंग द कंट्रीज नेवी एंड ग्लोबल फुटप्रिंट। तो यहाँ पे काफी ज्यादा शिप्स, सबमरीन्स और सेलर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉयल मरीन्स इनटू अ न्यू यूनिट जिसको फ्यूचर कमांडो फोर्स बोला जा रहा है। यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट्स और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फोर्स जो है उसको डिप्लॉय किया जाएगा ऑन एन एंड्योरिंग बेसिस, ताकि जो शिपिंग लेन्स है और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है वो मिल सके। जो आर्मी की साइज है उसको रिड्यूस किया जाएगा। जो मिलिट्री जो कट आया है, मिलिट्री शिफ्ट जो है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट जा रही है रोबोट्स, ड्रोन और साइबर वॉरफेयर में, उस वजह से यहाँ पे कट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिलिट्री का जो शिफ्ट है वो इन इन्वेस्टमेंट में जा रहा है रोबोट्स में, ड्रोन्स में और साइबर वॉरफेयर में। आर्मी जो है एक नया स्पेशल ऑपरेशन क्रिएट करेगी जिसको रेंजर रेजिमेंट भी बोला जा रहा है, जिससे कि which would be able to operate discreetly in high risk environments and be rapidly deployable across the वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रिटिश का डिफेंस इंटरेस्ट है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा बहुत सारे डोमेन्स में, और उसको दुनिया में भी, दुनिया के हर कोने में भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा एंड ये डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूके की। प्रीलिम्स बाइट्स 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। उसमें बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर अवार्ड मनोज बाजपेयी धनुष, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत फॉर मणिकर्णिका, स्पेशल जूरी अवार्ड, बेस्ट ऑडियोग्राफी अवार्ड और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट जो हैं उनको नाग विशाल को दी गई है। तो ये सारे नाम मेंशन हैं। गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज 2020 अवार्ड किया जा रहा है फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश को, शेख मुजीबुर रहमान जी को। एंड गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 अवार्ड किया जा रहा है फॉर्मर सुल्तान ऑफ ओमन को, लेट कबूस बिन सैद अल सैद। सो ये जो इनिशिएटिव है
ये जो गांधी पीस प्राइज है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जा रहा है 1995 से, और ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे महात्मा गांधी जी के ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो भी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं दुनिया में थ्रू नॉन वायलेंस, जरूरी नहीं है कि इंडियंस को अवार्ड दिया जाएगा, जैसा कि नाम हमने देखा कि बांग्लादेश और ओमान के पर्सनालिटीज है यहाँ पर, तो ये पूरी दुनिया में जो भी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं थ्रू नॉन वायलेंस, उनको ये प्राइज अवार्ड किया जाता है, और ये हर साल दिया जाता है किसी ना किसी पर्सनालिटी को। और जो प्राइज है वो इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, और ये प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड पोस्ट्यूमसली। 24 मार्च 2021 सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो रिफंड करे कंपाउंड इंटरेस्ट, या जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट जो भी कलेक्ट किए गए थे EMIs पर ड्यूरिंग दी पेंडेमिक, जो मोरेटोरियम पीरियड था मार्च 1 टू अगस्त 31 2020 का, उसमें जो भी कलेक्ट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट या बाकी पीनल इंटरेस्ट, तो उसे वापस किया जाए, रिफंड किया जाए। और ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे रीजन है कि एडिशनल इंटरेस्ट जो है, जिसे हम कंपाउंड या पीनल भी बोलते हैं, वो कलेक्ट कब किया जाता है? जब लोन डिफॉल्टर्स होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो थी पेमेंट की, उसे खुद गवर्नमेंट ने डेफर, मतलब आगे मोरेटोरियम पीरियड जो ग्रांट किया था सारे लोन जिन्होंने भी लिए थे उनको, तो यहाँ उनसे और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस पे बर्डन पड़ता है बोरोअर्स पर, और वो ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉस का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक और लॉकडाउन ने ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ला के रख दिए हैं, और इसीलिए कोर्ट ने ऐसा बोला कि इसे रिफंड किया जाएगा जो भी इंटरेस्ट कलेक्ट किया गया है। तो इसे क्रेडिट एडजस्टेड इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन अकाउंट के तहत भी दिया जा सकता है, इसे एडजस्ट किया जा सकता है अगले लोन में, या फिर क्रेडिट किया जाएगा अकाउंट में। तो ये कोर्ट ने बोला है कि जो गवर्नमेंट की कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर स्कीम है, ठीक है, टू रेस्ट्रिक्ट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टू लोन्स वर्थ ओनली अप टू ₹2 crore एज इरेशनल। तो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा जो भी वेवर दिया जा रहा है इंटरेस्ट पर, लोन्स पर, वो सिर्फ 2 करोड़ तक जो लोन है उन्हीं पे दिया जाए। It was limited to debts in MSME, education, housing, consumer durables, credit card, auto, personal consumption categories within the 2 crore limit. तो जो कोड है वो बोल रहा है कि जो टोटल वेवर ऑफ इंटरेस्ट है लोन्स पर, अगर ये दिया जाएगा तो ये बैंक्स और डिपॉजिटर्स दोनों को ही काफी हिट करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर स्कीम जो है वो अक्टूबर 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी एज पार्ट ऑफ फेस्टिव रेस्पाइट, और इसके तहत गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट करेगी एलिजिबल बोरोअर्स को एक्स ग्राशिया पेमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। जो भी 6 months मॉरेटोरियम पीरियड था, उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है उसे वो पे करेगी। ओके, एंड जो स्कीम है वो एप्लीकेबल है लोन्स पे जो MSMEs द्वारा लिए गए हैं, जो रिटेल कस्टमर्स द्वारा लिए गए हैं, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और जिनका भी 2 crore और लेस तक का लोन है। चाइना रशिया प्रपोज न्यू सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका एम क्या है? एड्रेस करना सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो कंट्रीज के उनको। एंड यहाँ पे ये प्रपोजल कैसे आया? एक मीटिंग द्वारा जब दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले एंड वहां पे ये प्रपोजल सामने आया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक एस्टैब्लिशमेंट बनाने की बात की गई है ऑफ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म, ताकि उसमें एक नया कॉन्सेंसस जो है उसे कन्वर्ज किया जा सके, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को रिजॉल्व करेगा कंट्रीज के, उस पे बनाया गया है। और चाइना और रशिया जो है उन्होंने यूएस के जो कॉल है, जो यूएस ने बोला था रूल्स बेस्ड ऑर्डर,
ठीक है, इसको उसे रिजेक्ट कर दिया गया है चाइना और रशिया द्वारा। एंड ये जो कॉल थी एंडोर्स की गई थी क्वाड समिट द्वारा, एंड दोनों ने रिजेक्ट किया है और बोला है कि ऑल कंट्रीज शुड फॉलो द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड अपहोल्ड ट्रू multilateralism and make international relations more democratic and accept, promote peaceful coexistence and common development of countries with different social system and development paths. The surge of geopolitics in South Asia spur trade. So इंडिया ने रिलीज किए हैं नए रूल्स जिसके तहत जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होता है अक्रॉस इट्स बॉर्डर उसे अपनाया जाएगा अब से। और इसमें ये डिफाइन किया गया है कि साउथ एशियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स है उसमें जो भी लिमिट्स प्लेस की गई है उसमें क्लैरिटी होगी कि कौन इंडिया के साथ बाय और सेल कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। एंड ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है साउथ एशियन रीजन में उसको काउंटर करने के लिए ये नया इनिशिएटिव लिया गया है। एंड ये जो भी रैमिफिकेशंस है फॉर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑफ बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, ठीक है। इंडिया जो बांग्लादेश और भूटान और नेपाल के साथ जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करता है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर के लिए, एनर्जी फ्यूचर के लिए विद द इंडियन मार्केट। तो इस रूल के अंडर में अब क्या होगा कि जो भी कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल हो गया, तो इसके अंडर कोई एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो वो अगर इंडिया के साथ डील करना चाहती है या कोई अग्रीमेंट साइन करना चाहती है तो वो अब ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर उस कंट्री ने पहले से इंडिया के साथ कोई बायलैटरल अग्रीमेंट नहीं किया होगा तो वो इंडिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगी। और सिर्फ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो है, जैसे बांग्लादेश में कोई कंपनी है तो सिर्फ और अगर वो बांग्लादेशी ही है, वो फॉरेन कंपनी नहीं है, उसका जो ओनर है वो फॉरेन कंपनी नहीं है, वो थर्ड कंट्री नहीं है, तो उसके साथ ही इंडिया अब ट्रेड करेगी इलेक्ट्रिसिटी का और बाकी किसी और कंट्री से नहीं करेगी जिसके साथ बायलैटरल अग्रीमेंट नहीं है इंडिया का। और इसने सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किए हैं ट्रिपार्टाइट ट्रेड में। एंड ये जो रूल्स है इसमें एस्टैब्लिश किया गया है सर्वेलेंस प्रोसीजर्स, ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं ओनरशिप पैटर्न में, जो भी एंटिटीज हैं जो ट्रेड करती हैं इंडिया के साथ, तो वहां जो ओनरशिप पैटर्न्स में चेंजेस होंगे उसे डिटेक्ट किया जा सके, तो सर्वेलेंस मेजर्स भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए हैं। इम्पैक्ट क्या होगा? चाइनीज कंपनीज जो हैं जो एस्टैब्लिश करना चाहती हैं प्लांट नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में, तो इन नए रूल्स के बाद उन्हें काफी हार्ड टाइम देखने को मिलेगा और जो भी इंडियन मार्केट से कट ऑफ मिलेगा उसका भी उनको काफी डिसएडवांटेज होगा। और ये जो रूल्स है ये काफी स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं इंडियन एंड गवर्नमेंट एंटिटीज जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उनके ऊपर। उनके अलावा मतलब इंडियन और गवर्नमेंट एंटिटीज को छोड़ के कोई भी थर्ड कंट्री और है तो उस पे काफी स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस प्लेस किए जाएंगे। एंड ये जो है थ्रेट टू अंडरमाइन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड प्रॉमिसिंग जॉइंट वेंचर्स अक्रॉस द रीजन, ये थ्रेटन करता है। एंड इंडिया जो है वो एंजॉय करेगी प्री एमिनेंट रूल सेटिंग पावर्स। इंडिया जो है अपना एक डोमिनेंट पोजिशन प्लेस करना चाहती है पावर सेक्टर में, जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर, और जो चाइना को है वो काउंटर करना चाहती है ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो उसे कम किया जा सके और यहाँ चाइना इंडिया को ना ओवर पार करे। सो कंसिडरेबल स्टेबल इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो है वो will likely surpass anything China has to offer। और यहाँ पर ये जो चाइना जो भी स्टेप्स लेती है साउथ एशिया में ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके बाकी कंट्रीज पे, तो उसको ये कट करेगी और इंडिया का एक डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट करने में हेल्प करेगा ताकि इंडिया साउथ एशिया रीजन में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और यहाँ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का भी मेंशन किया गया है।
ग्लोबल सोलर अलायंस जो है, जो इंडिया का इनिशिएटिव था, जो स्टार्ट किया गया था इंडिया द्वारा, तो वो इसके तहत ही वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का ये इनिशिएटिव जो प्रपोज किया गया है, ताकि एक फ्रेमवर्क सेटअप किया जा सके फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, और जिसका एम होगा बिल्डिंग अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हमारा जो शिफ्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे ऐसे हमें प्रॉब्लम्स आएंगे आगे चल के कि हमें शिफ्ट होना जरूरी है, एनर्जी अपने रिसोर्सेज को स्विच करने की जरूरत है। सो इसका एम जो है वो ये भी होगा कि जो कनेक्शंस है वेस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया और फिर अफ्रीका, मतलब इंडिया जो है वो इस वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को पहले वेस्ट एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया और बाद में अफ्रीका और उसके आगे भी पूरे वर्ल्ड में इसे फैलाना चाहेगी। And यहाँ it also allows for unpredictable outputs from renewable energy plants to be balanced across countries. So it can avoid expensive country specific balancing technologies. और यहाँ पे एक इंडिया का जो वर्चस्व है उसे स्थापित करने में बहुत ही सहायता मिलेगी बाय हाइड्रो पावर एंड गैस प्लांट्स, इनका जो भी हम इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे उसके द्वारा। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मिसएडवेंचर। तो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि आर्टिकल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 क्या है, तो ये उससे रिलेटेड न्यूज है। आर्टिकल 239 AA हमने पढ़ा था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अंडर ये बिल जो है बताता है कि गवर्नमेंट क्या है। It is referred to in any law to be made by the Legislative Assembly in Delhi shall mean the Lieutenant Governor. So government को Lieutenant Governor बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि Lieutenant Governor जो है उनको पावर दी गई है to refuse assent and reserve a bill. अगर गवर्नर को लगता है कि ये बिल जो है कोई भी ऐसे मैटर को कवर करता है जो कि असेंबली की पावर से बाहर है, तो उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। एंड ये बिल ये भी बोलता है कि ओपिनियन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो लेना बहुत जरूरी है, जो भी मैटर्स हैं जो स्पेसिफाइड हैं इस लॉ के अंदर, इस बिल के अंदर, और इस एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले ओपिनियन लेना लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत जरूरी है। सो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंट्रोडक्शन है 1991 एक्ट का और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर इन द ट्रूएस्ट सेंस, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है बीइंग अकाउंटेबल टू द वोटर्स ऑफ दिल्ली, इनको पावर्स होनी चाहिए ताकि ये परफॉर्म कर सके अपना फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्रिटिसिज्म क्या है इसका कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है इट हैज बीन मेड सिनोनिमस विद द गवर्नमेंट। तो इस बिल का क्रिटिसिज्म ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक सिनोनिमस बना दिया गया है गवर्नमेंट का, जो कि फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको काफी अफेक्ट करेगा। जो गवर्नमेंट है एक प्रोडक्ट होता है ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, वो अब रिप्लेस होगा एक इंडिविजुअल द्वारा जो कि हमने बताया गवर्नर है। एंड ये बिल जो है in that individual enormous powers to refer all and sundry matters to the president। मतलब अगर कोई भी मैटर जिसमें जरूरी भी नहीं होगा प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन, तो ये उसको भी रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट को, और इससे डे टू डे बिजनेस जो है उसमें काफी ज्यादा अफेक्ट होगा, दिल्ली को एडमिनिस्टर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड यहाँ पे जैसा बताया हमने आपको कि जो भी ओपिनियन है लेफ्टिनेंट गवर्नर का उसको जानना बहुत जरूरी है, ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन पास करने से पहले। सो यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला गया है कि इट इज नथिंग बट अंडरमाइनिंग द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, और ये बहुत ही ज्यादा हार्म करेगा हमारे फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को।
आगे वे फॉरवर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और इमीडिएटली इस बिल को अबॉर्ट करना चाहिए, ताकि जो भी प्रिंसिपल हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के टू द हाउस एंड अबव ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, तो जिसे हम चेरिश करते हैं उसे अगर हम वो डैमेज हो रहा है यहाँ पे, उसको काफी अफेक्ट होगा, तो यहाँ पे इस बिल को अबॉर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। करेक्टिव वॉइस, ये आर्टिकल यहाँ पे है, इसमें बताया गया है कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉर जुडिशरी इन डीलिंग विद केसेस ऑफ सेक्सुअल क्राइम। सो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक गाइडलाइन ऑन मार्च 18 जो कि फॉलो किया जाना चाहिए जुडिशरी द्वारा जो भी सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं विमेन के, उनके अगेंस्ट। तो बेंच ने क्या नोटिस किया है कि ये जो खानविलकर भट्ट बेंच था, इन्होंने कोर्ट्स को सभी कोर्ट्स को पूछा है टू रिफ्रेन फ्रॉम इम्पोजिंग मैरिज और मैंडेट एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अ सेक्स ऑफेंडर एंड हिज विक्टिम। जो भी सेक्सुअल अब्यूजेस होते हैं उसमें कोई भी मैरिज इम्पोज करना या फिर आगे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप नहीं बोल सकते एक सेक्स ऑफेंडर और विक्टिम के बीच में। जो भी पावरफुल मेन होते हैं, दे सीम टू बी reiterating misogyny besides carelessly linking sexual crimes to women being alone at night or wearing clothes of their choice। तो यहाँ पे हमेशा वुमेन को ब्लेम किया जाता है कि वो अकेले रात में क्यों घूमे या कपड़े ऐसे पहनती है, तो वो इनवाइट करती है। हम हमेशा ऐसे सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट कमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो भी पावरफुल मैन होते हैं वो हमेशा औरतों पे ही इल्जाम डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जो भी ये अवॉइडेबल स्टेरियोटाइप्स हैं वुमेन के अगेंस्ट, उनको अवॉइड करना चाहिए। जो भी ये स्टेरियोटाइप्स क्रिएट किए गए हैं कि वुमेन जो है फिजिकली वीक होती हैं, मेन जो है वो हेड होते हैं हाउस होल्ड्स के, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। एंड वुमेन के अगेंस्ट जो भी बायसेस होते हैं, जो भी उनके अगेंस्ट गलत चीजें होती हैं, उसमें वो कैसे ठीक होगा, तो वहां पे हर एक का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो आपके घर का ही कोई मेंबर क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो, या फिर हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े पर्सनालिटीज और छोटे से छोटा इंसान भी काफी हद तक चेंजेस लाने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे साइलेंस को ब्रेक करने की जरूरत है। जो भी वुमेन के अगेंस्ट बायसेस होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन सबको बोला गया है कि आगे आकर वो इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि ये जितने भी औरतें हैं उनके खिलाफ जो भी गलत चीजें होती है उन्हें ठीक किया जा सके। रिकैलिब्रेटिंग इंडियन ताइवान टाइज, इंडिया और ताइवान सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 साल अपने पार्टनरशिप का। और यहाँ इंडिया एंड ताइवान जो है दोनों ने म्यूचुअली इनेबल किया है बायलैटरल एग्रीमेंट्स का। ये जो एग्रीमेंट्स है ये किस किस सेक्टर्स में है, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, कस्टम कॉपरेशन, सिविल एविएशन और बाकी इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड अदर एरियाज इन द पास्ट। लेकिन अभी भी यहाँ पे और ज्यादा जरूरत है कि इंडिया और ताइवान के रिलेशंस जो हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो और ज्यादा बढ़े। एंड यहाँ कल्टिवेटिंग पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है, जो डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी है, वो एक की प्रिंसिपल है कलेक्टिव ग्रोथ का फॉर बोथ इंडिया एंड ताइवान। दोनों एक ही जो ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसको मानते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। द शेयर्ड फेथ इन फ्रीडम, ह्यूमन राइट, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें जो है ये एम्बोल्डन करती हैं इंडिया और ताइवान के पार्टनरशिप को। एंड इस रिलेशनशिप को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए दोनों साइड्स जो हैं वो एक ग्रुप को क्रिएट कर सकती है जिसमें काफी एम्पावर्ड पर्संस हो, टास्क फोर्स हो और एक रोड मैप हो ताकि उस पर एक्शंस लिया जा सके। सो पॉलिटिकल विल इज द की। हेल्थ में देखा जाए तो इंडिया और ताइवान जो है इन्होंने पेंडेमिक को कैसे हैंडल किया है और कैसे सपोर्ट किया है, एक दूसरे का सहारा भी दिया है और बाकी कंट्रीज को भी। तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे डीपेंड करने की जरूरत है हेल्थ केयर कोऑपरेशन में
इंडिया ताइवान जो है ऑलरेडी कोलैबोरेट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके तौर तरीके हैं उसमें काफी कोलैबोरेशन है इंडिया और ताइवान का। सो अभी एक्सपैंड करने की जरूरत है इस कोऑपरेशन को इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। कल्चरल टाइज की बात करें तो ताइवानीज टूरिस्ट जो है इंडिया में वो बहुत ही कम संख्या में है। सो इंडिया अर्ज करता है ताइवानीज को, कर सकता है कि बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो है वो ज्यादा बेटर कनेक्ट करेंगे और जो विजिबिलिटी होगी ताइवानीज की इंडिया में वो भी बढ़ेगी। तो हम एक ये जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूर है इसके तहत हम यहाँ पे कल्चरल टाइज भी बढ़ा सकते हैं ताइवान के साथ, ताकि जो भी इंडिया की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है, इनक्रेडिबल इंडिया डाइवर्सिटी, उसको पहचान मिले ताइवानीज लोगों में। एंड इससे क्या होगा, जो ताइवानीज टूरिस्ट होंगे वो भी आएंगे और हमारी इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ताइवान टूरिज्म ब्यूरो एंड मुंबई मेट्रो पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ द कल्चरल टाइज ऑफ टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। एनवायरमेंट में जो एयर क्वालिटी है इसको मेंटेन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है फॉर इंडियन गवर्नमेंट, और जो स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो भी काफी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सो ताइवान इसमें एक वैल्यूएबल पार्टनर हो सकता है इन चैलेंजेस को डील करने में थ्रू इट्स बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। हम बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर सकते हैं ताइवान की, और इसमें काफी हमें हेल्पफुल मिलेगी पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने में। एंड ये जो मेथड्स है जो हम अप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट इनटू वैल्यू एडेड एंड एनवायरमेंटल बेनिफिशियल रिन्यूएबल एनर्जी और बायो केमिकल्स, तो इसमें भी काफी मदद मिलेगी। सो न्यू दिल्ली एंड ताइपी जो है ये ज्वाइंट रिसर्च भी कर सकते हैं, साथ में इनको करना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सारे बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया और ताइवान के रिलेशंस को आगे बढ़ाने का। इकोनॉमी और ट्रेड में देखा जाए तो इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, एंड यहाँ पे ताइवान को काफी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। सो ताइवान का जो रेपुटेशन है एज अ वर्ल्ड लीडर इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लीमेंट इंडियाज लीडरशिप इन आइट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। सो ये जो कन्वर्जेंस होगा इंटरेस्ट का इंडिया और ताइवान के बीच में इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा इंडिया को भी और ताइवान को भी, और एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा फॉर बोथ द कंट्रीज। सो वे फॉरवर्ड यहाँ पर ये बताया गया है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है विद द बिजनेस कम्युनिटी, ताकि जो भी रेगुलेटरी और कल्चरल लैंडस्केप है इनमें बेटर टाइज बनाई जा सके, और भी जो हमें अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम ताइवान के साथ क्रिएट कर सके अपॉर्चुनिटीज को, और उनके आगे जाके हम दोस्ती हमारी और उनसे अच्छी हो सके। सो इन दोनों को ही ये स्टेप्स लेने की जरूरत है, और इंडिया ताइवान के रिलेशंस इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। प्रीलिम्स बाइट्स। परमानेंट इंडस कमीशन, ये जो है एक बायलैटरल कमीशन है ऑफिशियल्स की फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे क्रिएट किया गया था टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज गोल्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इस कमीशन को ये कमीशन मिलता है रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ ईयर, हर साल में एक बार इसको मीट होना ही है, इंडिया या पाकिस्तान कहीं भी। एंड द फंक्शंस ऑफ द कमीशंस आर to study and report to the two governments on any problem relating to development on the rivers of water, solve dispute, arrange technical visits, to undertake once in every 5 years a general tour of inspection of the rivers, to take necessary steps for the implementation of the provision of the treaty. World Tuberculosis Day 24 मार्च को 2021 को मनाया जाता है। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ताकि पब्लिक अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके टीबी के लिए। एंड ऑन दिस डे इन द ईयर 1882 डॉक्टर रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया जिसकी वजह से टीबी हो रहा है, एंड इट पेव्ड द वे फॉर डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ दिस डेडली डिजीज। शहीदी दिवस 23 मार्च।
सो ये जो दिन है रिमेम्बर किया जाता है जो शहीद हुए थे हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी, उनकी उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, शहीद हुए थे वो। प्रोजेक्ट मौसम, ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट है। इसका एम जो है वो ये है कि कैसे टू अंडरस्टैंड हाउ द नॉलेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ द मॉनसून विंड्स हैज शेप्ड इंटरैक्शंस अक्रॉस द इंडियन ओशियन। और जो भी ये विंड्स हैं ये कैसे स्प्रेड कर it led to the spread of shared knowledge system, tradition, technologies and ideas along maritime routes. So project जो implement किया जाता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स द्वारा न्यू दिल्ली, और ये एक नोडल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है with the support of Archaeological Survey of India and National Museum as associate bodies. प्रणित एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल पीएससी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, established as an e-tendering portal प्रणित। सो पावर ग्रिड ने, जो कि एक सेंट्रल पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है ई टेंडरिंग पोर्टल जिसको हम बोलते हैं प्रणित। ये क्या करेगा? इट विल लीड टू लेस पेपर वर्क and ease of operation, making the tendering process more transparent. ट्रांसपेरेंसी आएगी और बर्डन भी कम होगा और पेपर वर्क भी नहीं होगा, इसमें बहुत कम होगा। और ये सर्टिफाई किया गया है बाय स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो कीप डूइंग दैट एंड ऑल द बेस्ट। सो अच्छे से पढ़े एंड लेट्स क्रैक यूपीएससी विद वन पीएससी।